हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम इसका ग भाग कर रहे हैं बच्चों, जो कि है समुदाय और समाज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी समाज और संस्कृति की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया और समाज की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, मीडिया आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण कारक है। हम अपने पिछले लेसन्स के दौरान मीडिया की बात कर चुके हैं। मीडिया क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं। तो हमारा जो समाज है, जो प्रेजेंट सोसाइटी है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडिया। विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका, देखिए ये 3 स्तंभ हैं हमारे आधुनिक समाज के। पहले नंबर पे क्या आ रहा है? हमारा विधानमंडल, दूसरे नंबर पे है हमारी न्यायपालिका और तीसरे नंबर पे है कार्यपालिका। ये 3 तो हमारे समाज के स्तंभ हैं ही, लेकिन हमारे समाज का, आधुनिक समाज का जो चौथा स्तंभ है वो क्या है? हमारी मीडिया। अन्य 3 जो स्तंभ हैं वो क्या करते हैं? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखते हैं और कार्य प्रणाली से संबंध है। यानी कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, कार्य सुचारू रूप से चले, हर तरफ नियंत्रण बना रहे, उसका कार्य कौन कर रहा है? हमारा विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका। लेकिन मीडिया वो साधन है जिसके द्वारा संगठित एवं सामूहिक स्तर पर संचार होता है। मीडिया के द्वारा ही किसी संचार को हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया हमें हमारे और अन्य समाजों की स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, हस्तियों और प्रगति की जानकारी देता है। देखिए, मीडिया के फंक्शंस हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले लेसन्स के दौरान। अभी शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं कि हमें कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है, कोई भी घटनाक्रम कहीं हो रहा है, किसी मौसम की जानकारी है, या कहीं पे कोई प्रोग्रेस हुई है, कोई नई खोज हुई है, या किसी भी राष्ट्र की या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना है, ये सब जानकारियाँ, ये सब सूचनाएं हमें कैसे मिलती है? मीडिया से ही मिलती है। हम आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट सोसाइटी की। तो हमारी जो रूटीन लाइफ है, हमारा जो प्रतिदिन का जीवन है, तो मीडिया के बहुत सारे साधन हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बहुत सारे साधनों से हमारा वास्ता पड़ता है। उनमें मुख्य रूप से क्या है? टेलीविज़न यानी कि टीवी, न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट, है ना। ये सारे के सारे जितने भी मीडिया सोर्सेज हैं, जितने भी ये स्रोत हैं, ये हमें संसार के लिए एक विंडो प्रदान करते हैं, एक खिड़की, एक झरोखा प्रदान करते हैं, जिससे हमें हर वक्त ये सूचना मिलती रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है। और हम पूरे समाज से, पूरे देश से, पूरे संसार से जुड़े रहते हैं। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। फिर चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो या न्यूज़पेपर हो। यदि मीडिया नहीं होता तो हम केवल उतना ही जान पाते, या हम केवल उतना ही पता लगा पाते जितना हम खुद खोज सकते हैं या हमें दूसरों से पता लग सकता है। आज बिना किसी खोज किए, बिना किसी से मिले हम पूरे संसार की खबर रख लेते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? मीडिया को। मीडिया हमें अतीत, वर्तमान, निकट, दूर की जानकारी उपलब्ध करवाती है। देखिए, इतना नहीं है कि हम केवल प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में पता लगा सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ या पहले क्या हुआ, या पहले के सालों में किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें पास्ट की, अतीत की किसी भी घटना की जानकारी चाहिए तो इंटरनेट से हम आसानी से उपलब्ध करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य की, यानी कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी प्रतियोगी परीक्षा कब होगी, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल जाता है। मौसम का हाल हमें जाना है, कल बारिश होगी, आंधी होगी, वहाँ पे तूफान आएगा, या किसी भी तरह की कोई घटना होगी, तो हमें इन सब का पता, इन सब की जानकारी जो है हमें किससे पता चल जाती है? मीडिया से पता चल जाती है। वह सामाजिक प्रवृत्तियों पर भी प्रभाव डालती है। यानी कि जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, हमारा दैनिक जीवन है, उन पर मीडिया का प्रभाव कैसे पड़ता है? हम इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि टेलीविज़न के विज्ञापनों का उनके दर्शकों के उपभोग के ढंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी हम जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, हम यूज़ करते हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एडवर्टीज़मेंट का, यानी विज्ञापन का, यानी ऐड का। आपने देखा होगा
हम बहुत सारी वस्तुएं तो यूं ही खरीद लेते हैं, चाहे हमें जानकारी हो या नहीं हो, केवल विज्ञापन देखकर। कई विज्ञापनों से तो हम इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो हम जो वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं, हम किसी सेवा का उपभोग कर रहे हैं, उसका जो ढंग है वो भी मीडिया या विज्ञापनों से प्रभावित होता है। इसलिए जो एक बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, अपने उत्पादनों की विज्ञान के लिए, विज्ञापन के लिए टेलीविज़न का उपयोग करता है। इसलिए अलग अलग जो कंपनियां हैं, अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, अपने उत्पादों के लिए अलग अलग तरह के विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। फिर चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, समाचार पत्र के माध्यम से हो या इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हो। आज विज्ञापन एक शक्तिशाली और व्यावसायिक करियर बन चुका है। देखिए, ये जो करियर है विज्ञापन, आज ये एक बहुत ही पावरफुल करियर के रूप में सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया या हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, किसी बिजनेसमैन ने किसी भी प्रोडक्ट को अगर पूरे लोगों तक पहुंचाना है, एक ही झटके से कुछ ही सेकंडों में वो जो प्रोडक्ट है, वो जो उत्पाद है, उसकी जानकारी पूरे समाज को, पूरे संसार को मिल जाती है केवल एक विज्ञापन के माध्यम से, केवल एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। मीडिया हमें शिक्षा और करियर से संबंधित घटनाओं के बारे में भी जानकारी देती है। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। अभी तक हम बात कर रहे हैं सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट की, पॉजिटिव इफेक्ट की, यानी कि सकारात्मक पहलुओं की। हमें शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोचिंग क्लासेस से, स्कूल से संबंधित, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, हमारे करियर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हम शिक्षा के क्षेत्र में लेना चाहते हैं या हमारे करियर के क्षेत्र में लेना चाहते हैं, ये सारी की सारी जानकारियाँ मीडिया से हमें आसानी से मिल जाती है। फिर चाहे वो समाचार पत्र हो या टीवी हो या इंटरनेट हो। हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो एग्ज़ाम कब होगा। हम तुरंत परीक्षा की तिथि को जान लेते हैं। जैसे ही उस डेट को फाइनलाइज किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, हम समाचार पत्र के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें वो तिथि पता चल जाती है और हम उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, किसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी है या हमारे करियर से रिलेटेड कोई जानकारी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं हमें राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में जो प्रकाशित होती हैं हमें ईजिली मिल जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा सुविधा और आसानी हो जाती है। इस प्रकार हम आगे शिक्षा या व्यवसाय के लिए संभावित स्थानों पर आवेदन कर सकते हैं। यानी हमें वैकेंसीज़ का भी पता चल जाता है कि कहाँ पर कितनी सीट है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए और हम उस हिसाब से आगे अप्लाई करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए और अपनी आजीविका के लिए। इसका सारा श्रेय किसको जाता है? मीडिया को। हालांकि यह समझना भी ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति पर मीडिया की जानकारी का पड़ने वाला प्रभाव बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। देखिए, मीडिया के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका जो हम पर प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव सेम है। क्योंकि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसे शिक्षा से संबंधित या करियर से संबंधित इन बातों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी शिक्षा भी समाप्त हो गई है, उसका करियर भी पूरी तरह से बन चुका है। लेकिन ये सारी बातें किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति की आयु पर, उसके जेंडर पर, शिक्षा पर, सजातीय पृष्ठभूमि पर और स्वभाव पर कि मीडिया हमें कितना और किस रूप में प्रभावित कर रहा है। मीडिया का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व से भी संबंधित है कि मीडिया हम पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है या नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जब भी कोई नई प्रौद्योगिकी आती है, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, फिर चाहे वो लैपटॉप से संबंधित हो या मोबाइल फ़ोन से संबंधित हो, तो एक बुज़ुर्ग है वो उसमें उतनी रुचि नहीं दिखाएगा या हम कहें कि बुज़ुर्ग उसमें रुचि नहीं दिखाएगा। उसमें ज़्यादातर रुचि कौन दिखाएगा? युवा पीढ़ी, क्योंकि वो इससे अधिक प्रभावित होती हैं। युवा पीढ़ी इंतज़ार में रहती है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल फ़ोन में या स्मार्टफोन में कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मीडिया का जो इम्पैक्ट है अलग अलग आयु में, अलग अलग जेंडर में और अलग अलग व्यक्तित्व पर अलग अलग होता है।
टीवी और समाचार पत्र के अलावा हम इंटरनेट के माध्यम से भी संचार के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी तो हम बात कर रहे थे टीवी की और न्यूज़पेपर्स की, लेकिन इंटरनेट भी एक बहुत पावरफुल सोर्स है जिससे हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं। हमें कोई भी जानकारी हासिल करनी हो, हमें किसी से मिलना हो, तो उसके स्थान पर जाए बिना हम वीडियो कॉल के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम उससे मिल सकते हैं। हमें किसी के साथ अपना बिजनेस साझा करना है, प्रोजेक्ट शेयर करना है, किसी स्थान की पूरी जानकारी लेनी है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से घर बैठे ये सारे काम कर लेते हैं। आज छोटे कस्बों और गाँवों में भी साइबर कैफ़े दिखाई देते हैं। देखिए, पहले जो ये साइबर कैफ़े थे, इंटरनेट की फैसिलिटी थी, ये केवल और केवल बड़े शहरों में थी, लेकिन आज माहौल बदल गया है। छोटे छोटे जो ज़िले हैं, छोटे छोटे जो गाँव हैं, छोटे छोटे जो टाउन हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर भी आपको हर जगह साइबर कैफ़े देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेट पर मिलने वाली जानकारी किसी भी अन्य मीडिया स्रोत से बहुत अधिक विविधतापूर्ण और विस्तृत होती है। यानी कि हमें अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई लार्ज स्केल पे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। किसकी बजाय? समाचार पत्र और टीवी की बजाय। हम जितना उसके डीप में जाना चाहें, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हम किसी जानकारी से संबंधित हासिल करना चाहते हैं, तो हम इंटरनेट पर आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हर बात के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि हम उसके किस पहलू को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। और किसी भी अन्य मीडिया स्रोत की तरह अगर हम इंटरनेट का विवेकपूर्ण सोच समझकर सावधानी से उपयोग करते हैं, तो ये समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी ये हमारे ऊपर है कि हमें इसका सकारात्मक पक्ष चाहिए या नकारात्मक पक्ष चाहिए। हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम इंटरनेट से जानकारी लेते हैं, देखिए, तो उसमें बहुत सारी ऐसी साइट्स भी होती हैं जिनमें वो सामग्री होती है जो टीनेजर्स पर, युवाओं पर, यंग एज में उनके दिमाग पर, उनके मन पर बुरा प्रभाव डालती है। यानी हम ढूंढने तो जा रहे हैं एक अच्छी जानकारी शिक्षा से संबंधित, लेकिन पूरे इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो युवाओं के लिए सही नहीं है, जो इनके दिमाग पर, जो उनके मस्तिष्क पर, मन पर एक बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इंटरनेट अपराधियों द्वारा सूचना के आदान प्रदान का भी एक शक्तिशाली स्रोत है जो समाज के लोगों को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट के द्वारा जो क्राइम है वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। आप घर पर बैठे हो, आपके बैंक से पूरा पैसा निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी आपकी जो सूचनाएं हैं वो लीक हो जाती हैं और आपके घर में चोरी हो जाती है। आपकी हर गतिविधि पर इंटरनेट के माध्यम से नज़र रखी जाती है। तो ये एक नकारात्मक पक्ष है किसका? इंटरनेट का। माता पिता और संबंधित वयस्कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों द्वारा संपर्क किए जाने वाले मीडिया के प्रति जागरूक रहें। तो देखिए, बड़ी एज में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आती है कि उसका हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़े, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए अपने माता पिता की ये एक जिम्मेदारी है कि वो सतर्क रहें कि किस प्रकार की मीडिया का जो इस्तेमाल है या किस तरह का जो कंटेंट है वो हमारे बच्चे देख रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहें तो हमारे बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो नहीं पड़ता है या कम पड़ता है। जो माता पिता हैं, अध्यापक हैं या अन्य लोग बिना सख्ती से पेश आए अपने बच्चों का मार्गदर्शन मीडिया स्रोतों का उत्तम प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को समझाने के लिए या उनका मार्गदर्शन करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएं कि आपको नेट नहीं चलाना है या हम उनसे बहुत सख्ती से पेश आएँ। हम उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आपको इंटरनेट का प्रयोग किस तरह करना है। माता पिता और अध्यापक और बहुत सारे लोग जो बच्चों से जुड़े हुए हैं, इसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर वो बच्चों को अच्छी तरह से उनके विचारों को प्रभावित कर लें कि हमें मीडिया का यूज़ किस तरह से करना है, तो हम मीडिया स्रोतों को उत्तम तरीके से प्रयोग करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं। इस प्रकार वे महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और अन्य लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। अगर हमने उन्हें अच्छे से समझा दिया कैसे मीडिया का यूज़ करना है, कैसे इंटरनेट का प्रयोग करना है, तो बच्चों को जितनी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहिए, कभी बच्चों को अपना मनोरंजन भी करना है ना, और शिक्षा से संबंधित जानकारी है या लोगों का एक नेटवर्क है, वो इंटरनेट के माध्यम से बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी माध्यम है वो अपने आप में हानिकारक नहीं होता है, यानी कि उसे जो प्रयोग करने का तरीका है और उसके जो प्रयोग का उद्देश्य है वही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। एक अपराधी है, ये उसका जो उद्देश्य है वो बहुत बुरा है, इसलिए वो उसके माध्यम से क्राइम करता है। एक जो शिक्षार्थी है उसका उद्देश्य अच्छा है, वो उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये प्रयोग और उद्देश्य पे निर्भर करता है कि मीडिया का जो प्रभाव है वो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं कि जब हम टीवी देखते हैं तो उसके जिम्मेदार दर्शक बनने में सहयोग देने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी माध्यम का बुरा और अच्छा प्रभाव दोनों होता है। तो अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम उसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो बातें, आइए देखते हैं। बच्चों आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर समय ध्यान रखें कि आपके बच्चे कौन से प्रोग्राम देखते हैं। देखिए बच्चों, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे जब टीवी देख रहे हैं तो उनके साथ बैठकर टीवी देखें। ऐसा नहीं हो कि हम अपने बचने के लिए टीवी का प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चे जब तक टीवी देख रहे हैं तब तक मैं अपना ये काम निपटा लूँ, या बच्चों को थोड़ी देर टीवी के साथ अकेला छोड़ दें तो मुझे अपने लिए समय मिल जाए। हमारे नोटिस में हर वक्त होना चाहिए कि बच्चे किस तरह का प्रोग्राम टीवी पर देख रहे हैं। टीवी देखना एक आदत है, इसलिए इसके प्रति झुकाव जल्दी ही निश्चित कर लेना चाहिए। ये बात हम सबको पता है कि टीवी देखने की बहुत जल्दी हैबिट डेवलप हो जाती है, इसलिए शुरू से ही हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितनी देर और कौन से प्रोग्राम टीवी पर बच्चों को देखने हैं। अगर आप अपेक्षा करते हैं कि बच्चा सीमित समय के लिए टीवी देखे, आपको अगर ये लगता है कि हमारा बच्चा टीवी पूरा दिन नहीं देखे, कुछ समय के लिए या एक लिमिटेड या एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए कि जब वो टीवी देखे, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चा हमेशा हमें कॉपी करता है, तो हम हमेशा अपना ध्यान पहले रखें कि हम जितनी देर टीवी देखेंगे, हमारा जो टीवी देखने का ढंग है वही बच्चा उसे फॉलो करेगा। हम पूरा दिन टीवी देख रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं और टीवी चलता हुआ है, तो बच्चा बिल्कुल उसी मार्ग पर चलेगा। हमारा जो ढंग है, हमारा जो तरीका है किसी भी कार्य करने का, वही बच्चे का मार्गदर्शक होता है। इसलिए पहले खुद के टीवी देखने का टाइम हमें सीमित करना है, तभी हम अपने बच्चे के टीवी देखने का जो समय है उसे सीमित कर पाएंगे। बच्चे को ऐसे प्रोग्राम देखने का सुझाव देना है जो बच्चे के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हो। हमें बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए, बच्चे देखिए ये जो डिस्कवरी चैनल है या ये जो चैनल है ये आपकी शिक्षा के लिए, आपके मनोरंजन के लिए और आपके नॉलेज के लिए अच्छे हैं, तो बेहतर होगा कि आप इन टीवी चैनल्स को देखें। इसकी जानकारी हमें बच्चों को देखनी चाहिए। टीवी को किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उसे हर कोई देख सके। देखिए टीवी कमरे में ना होके या इस ऐसे किसी कोने में नहीं होना चाहिए जहां पर उसके किसी नज़र नहीं पड़ती हो। अगर बच्चा अकेला टीवी देख भी रहा है तो टीवी अगर ऐसे स्थान पर है जहां घर के बाकी सदस्यों की नज़र या आते जाते काम करते कोई भी सदस्य उसे देख सकता है, तो बच्चे के मन में थोड़ा भय रहता है। वो अलग अलग तरह के ऐसे प्रोग्राम जो उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं उन्हें वो नहीं देखता है। टीवी का प्रयोग सजा या पुरस्कार के रूप में नहीं करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए टीवी का प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे अंक कम आए हैं, या आज तुमने ये काम नहीं किया, या तुम देरी से उठे, या तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज तुम्हें टीवी देखने नहीं दिया जाएगा, ये तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट है। या तुमने मेरी बात मानी, तुम्हारे अच्छे अंक आए हैं, या तुमने अपना काम समय पर किया, तो अब तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है कि आज तुम जितना चाहे टीवी देख सकते हो। तो इन दोनों के लिए ही टीवी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के मन में लालच अधिक आ जाता है। इससे लंबे समय तक टीवी देखने रहने की अनावश्यक जटिलता भी पैदा हो जाती है। यानी बच्चों को लगता है आज तो मुझे रिवॉर्ड मिला है, मैं कितनी देर भी टीवी देख सकता हूँ, तो ये उनके लिए सही नहीं होता है। इसलिए ना ही पनिशमेंट होनी चाहिए टीवी, ना ही आपका रिवॉर्ड या पुरस्कार होना चाहिए। परीक्षा के दौरान बच्चों को गतिविधि और मनोरंजन की ज़रूरत होती है। देखिए जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम केवल और केवल पढ़ाई करें, जबकि ऐसा सही नहीं है। अन्य क्रियाकलापों की, अन्य
गतिविधियों की और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत भी हमें होती है। तो ऐसे समय में हम बच्चों को कुछ देर टीवी देखने दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को बाहर की गतिविधि का भी अवसर पूरा मिलता रहे, केवल मनोरंजन के लिए वो टीवी से चिपका नहीं रहे, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ के बिना बच्चे का जो संपूर्ण विकास है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि परीक्षा के दिनों में स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता के लिए ये अच्छा रहता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी देर टीवी और थोड़ी देर आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ताकि उसकी स्मरण शक्ति है, उसकी जो मेमोरी है वो अच्छी बनी रहे। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जो हिंसा है, जो वायलेंस है, जो खून खराबा है, वो उन लोगों के लिए पीड़ादायक होता है जो उन्हें अनुभव करते हैं, भले ही आज आप उस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकें। देखिए, टीवी पर न्यूज़ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिखाई जाती हैं, कोई कहीं पे कत्ल हुआ, कहीं चोरी हुई, कहीं खून खराबा हुआ, कहीं दंगे हुए। ये भी सारे जो समाचार हैं, ये सारी जो घटनाएं हैं, है ना, टीवी पर दिखाई जाती हैं फिल्मों, सीरियल्स या नाटकों के माध्यम से। तो हमें अपने बच्चे को समझाना है कि ये जो खून खराबा है, ये जो हिंसा है, ये कभी भी सही नहीं होती है। जो लोग इसका अनुभव करते हैं उनके लिए ये बहुत ही पीड़ादायक होती है, बहुत दुख देती है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। हम चाहे इसे अनुभव नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर हमें कभी अनुभव करना पड़े तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली होती है। यानी बच्चों के मन में हिंसा और खून खराबे के प्रति कुछ चीज़ें पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि वो आगे चलकर बड़े होकर हिंसा के मार्ग को ना अपनाएं। टीवी को देखते हुए पूरा समय टीवी को चलाए रखने के बजाय उसे एक दिन में कुछ प्रोग्रामों को देखने के लिए सीमित करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि टीवी पर चाहे उनका फेवरेट सीरियल नहीं भी आ रहा तो पूरा दिन टीवी चल रहा है, चाहे वो नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कानों में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो टीवी चलते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको फिक्स होना चाहिए कि आपके कुछ प्रोग्राम है फिक्स, आपको उन्हें देखते वक्त ही टीवी को चलाना है, क्योंकि बच्चा आपको हर वक्त कॉपी करता है। आपको इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है। छोटे बच्चों के साथ देर रात तक प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कई प्रोग्राम बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। देखिए, जब हम देर रात तक टीवी देखते हैं, बच्चे भी हमारे साथ जाग रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर छोटे बच्चे रात को हमारे साथ टीवी देख रहे हैं तो हम उनके साथ बैठकर टीवी नहीं देखें या हम उस समय टीवी नहीं देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रात में दिखाए जाते हैं जो छोटे बच्चों के लिए अच्छे या उपयुक्त नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर हमें अपने बच्चों का टीवी देखने का टाइम लिमिटेड करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी सजेशंस हैं। जैसे हम उन्हें इंडोर गेम्स खेलने के लिए बोल सकते हैं, उनके साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं। बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं, या कहानियाँ, स्टोरीज़, या बुक रीडिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करके उनके टीवी देखने के समय को कम कर सकते हैं और उनमें अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिल्मों का प्रभाव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।